चलो, तो मैं ये जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अभिक्रिया के दर के ऊपर ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात लगाया था, ए और बी लिखा था, यहाँ पर भी ना घात निकाला गया है, लेकिन ये घात क्या था तुम्हारा, प्रयोगों के बाद निकाला गया कि इसके घात के ऊपर x आएगा या y आएगा। इस x और y को आप क्या मान सकते हो, इस अभिक्रिया के लिए 2 मान सकते हो, इसके लिए क्या मान सकते हो, a मान सकते हो। मतलब यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर सैद्धांतिक मान है, यहाँ पर किसी भी प्रयोग को हम जो भी रिएक्शन दिखा रहेगा ना, और रिएक्शन के ऊपर जो घात के साथ जो गुणांक लिखा होगा उस गुणांक को हम घात के रूप में लेते हैं, जिसमें द्रव्य अनुपाती नियम में, ठीक है। जबकि सेम को जब हम वेग नियम लिखते हैं या रेट लॉ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वो जो घात लिखते हैं वो प्रयोगों के आधार पर लिखा जाता है कि वो अभिक्रिया की दर को कितना गुना बढ़ा रहा है या कितना गुना क्या कर रहा है, कम कर रहा है, उन चीजों को घात के रूप में लिखा जाता है। तो बेसिक डिफरेंस है दोनों में। कितनों को समझ आया दोनों का डिफरेंस? हेलो, कितने के माइंड में घुसा? अगर चलो फिर से लिखते हैं इसको, अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहे हम लोग, इस वाले रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की दर, क्या लिखना चाहे हम लोग, अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू क्या आएगा, समानुपाती होता है किसके, ए समानुपाती होता है तुम्हारा बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो गुणांक लिखा है वो अभिक्रिया के नियम या वेग नियम या रेट लॉ पर इस गुणांक को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने प्रयोग के आधार पर बताया है कि अभिकारक ए की सांद्रता को हम कितना बढ़ाएंगे तो उत्पाद की सांद्रता कितना बढ़ेगा, या बी की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभिक्रिया की दर मतलब उत्पाद बनने का प्रोसेस। और आपने देखा कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता को 2 गुना बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया की दर 4 गुना बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता को 2 गुना बढ़ाया जाता है तो NO2 की बनने की जो मात्रा है वो क्या होता है, 2 गुना बढ़ता है। तो इन्हीं प्रयोगों के आधार पर यहाँ पर घात लगाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं। ये एक्स और वाई कब मिलता है हमको, एक्सपेरिमेंट के बराबर बाद जब हम लोग प्रयोग करते हैं तब हमको मिलता है। और यहाँ पर जो ए बी लगा है वो सैद्धांतिक मान है। ये सैद्धांतिक मान कैसे है, यहाँ पर जो भी गुणांक लिखा हुआ था अभिकारक के साथ उस गुणांक को हमने घात के रूप में लिखा है, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर इसको आर में लिख सकते हैं। अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, समानुपाती घटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर के क्या है तुम्हारा, समानुपाती स्थिरांक, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर a का घात x और b का घात क्या होगा तुम्हारा y होगा, ठीक है। ये x और y आपका a b भी हो सकता है, समझ रहे हो, x और y क्या हो सकता है आपका a b भी हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे यहां पर अगर इसमें 2 लिखा है तो 2 गुना बढ़ाता था हम वहां पर 2 भी लिख सकते हैं, 1 गुना बढ़ाता था हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी भी हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू प्रयोगों के आधार पर निकलता है। जैसे इसके लिए हमको रेट लॉ लगाना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के, फिर क्या लिखेंगे NO2 की घात, सॉरी NO की घात 2 और ऑक्सीजन की घात क्या होगा तुम्हारा, O2 की घात 1 रहेगा। क्योंकि इसको 2 गुना बढ़ाने पर 4 गुना बढ़ रहा है, इसको 2 गुना बढ़ाने पर 1 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर घात 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 लिखेंगे। आया समझ? ये प्रयोगों के आधार पर निकला है, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको और ध्यान से सुनो। ये जो घात लगा इसको हम लोग जोड़ दे बाई दे, अगर ये घात लगा उसको हम क्या कर दें, जोड़ दे। जैसे कि यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, इसको हम लोग जोड़ दे, मैं ऊपर कर रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं n मान के जोड़ दूं तो x प्लस क्या होगा तुम्हारा y होगा। उसको मैं नीचे से लिखूं n इज इक्वल टू, तो x बराबर मैं क्या मान लू, 2 मान लू, और इसको मैं 1 मान लू, तो वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 3, ठीक है। ये जो घात लगे उसको अगर हम जोड़ देते हैं रेट लॉ या वेग नियम से में जो घात लगे उसको जोड़ देते हैं तो यही चल के आगे क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। कितने लोगों के माइंड में गया, ठीक है। आपको पहले मैं ये बताने की कोशिश किया हूं कि द्रव्यानुपातिक नियम क्या है और वेग नियम क्या है। वेग नियम बताने के बाद ये कोशिश किया हूं कि ये x और y जो है
या जो यहाँ पर 2 और 1 लिखे हैं उसको हम आगे कैसे पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग n बोलते हैं। और n मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम लोग जो घात लगा उसको जोड़ने पर प्राप्त होगा। जो घात लगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x और y को जोड़ेंगे तो n आएगा। अगर उसी को मैं नीचे वाली एक्सप्रेशन में जाऊं तो पता चलता है कि 2 और 1 आ रहा है, तो उसको जोड़ा तो मैं क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो कभी कभी n की वैल्यू आपका 0 लिखा होगा, n की वैल्यू 1 लिखा होगा, n की वैल्यू 2 लिखा होगा, n की वैल्यू 3 लिखा होगा, या n की वैल्यू आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, या दशमलव भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो 0 लिखा है तो शून्य कोटि का विक्रिया है, 1 लिखा है तो प्रथम कोटि का विक्रिया है, 2 लिखा है तो द्वितीय कोटि का विक्रिया है, 3 लिखा है तो तृतीय कोटि का विक्रिया है, और आधा या हाफ लिखा है या कुछ भी भिन्न लिखा है तो क्या है तुम्हारा, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्या होगा, भिन्नात्मक कोटि का अभिक्रिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ठीक है, रिलेट कर लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज आपको समझ आया होगा तो फिर ठीक है। द्रव अनुपात के नियम में भी घात लगा होता है, लेकिन वो सैद्धांतिक मान होता है, और वेग अनुपात या फिर रेट लॉ होता है उस पर भी घात लगा होता है, वो प्रैक्टिकल मान होता है। ठीक है, प्रयोगों के बाद घात लिखा जाता है कि कितना घात आएगा। ठीक है, और वेग नियम या वेग, उसका बहुत सारा नाम है, आप लोग एक बार ध्यान दे लेना। उसी को वेग नियम बोलते हैं, उसी को वेग व्यंजक बोलते हैं, इंग्लिश में रेट लॉ बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, वेग स्थिरांक भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग उसी सवाल पर आते हैं। किस सवाल पर आते हैं? अच्छा, अभिक्रिया की दर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद करना, अभिक्रिया की दर R। ठीक है, अभिक्रिया की दर, जिसको हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। और इस R को अगर हम लोग AA प्लस BB, ठीक है, ये इससे उत्पाद बन रहा है तुम्हारा, कौन सा उत्पाद बन रहा है तुम्हारा, CC, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम अभिकारक के लिए लिख रहे हैं इसलिए अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू हम लोग माइनस, इसको हम लोग अगर रिएक्टेंट ले तो हम लोग D ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी D आएगा। ठीक है, अभिक्रिया की दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पता है कि नहीं पता है? अगर हम अभिकारक के लिए तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, बटे क्या होगा तुम्हारा समय अंतराल, और ये जो D है वो किसको बता रहा है, D बता रहा है आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। क्या बता रहा है? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। और अगर कैपिटल D, अगर यहाँ वही D की जगह डेल लिखा होता तो क्या बताता तुम्हारा, क्या बताता, जल्दी बताओ। कैपिटल ये D लिखा हो, डेल लिखा होता तो ये किसको बताता, औसत अभिक्रिया की दर को बताता। किसको बताता? औसत अभिक्रिया की दर को। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बुक में आप लोग खोल लो। अच्छा, कुछ चीजें यहां पर क्लियर नहीं था वो मैं बोल देता हूं। क्या था तुम्हारा, अभिक्रिया की दर और रेट दर स्थिरांक में क्या अंतर है? ठीक है, तो क्या अंतर है? ये सबके पास बुक है क्या? अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ। ठीक है, इस पर क्या अंतर ये देखो। ठीक है, ठीक है, रेट लॉ, दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक, बहुत सारे नाम है उसके, आप लोग ध्यान दे लेना। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखो, छोटा सा अंतर है। पहला क्या है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर है। आपको पता है इकाई समय में जो भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। दर स्थिरांक क्या होता है, यह अभिक्रिया की दर के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण को हम लोग क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या होता है, यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, जबकि दर स्थिरांक क्या होता है, यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, अभिक्रिया की दर की जो इकाई होती है उसको बदल नहीं पाते,
लेकिन जो दर स्थिरांक होती है उसकी जो इकाई होती है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। इसको मैं लास्ट में और अच्छे से बता दूंगा कि अभिक्रिया की कोटि पर कैसे निर्भर करता है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इस बात को मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि। कितने लोग को समझ आया कि अभिक्रिया की कोटि कहां से आया? आपने जब दर स्थिरांक लिखा, एक बार और समझा देता हूं अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक समान अभिक्रिया है ए, ये ए अभिकारक है, बी अभिकारक है और एक सी अभिकारक है। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तीन अभिकारक दिया है यहां पर, ए बी सी। ये तीनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसका क्या लिखना चाहें, अभिक्रिया की दर लिखना चाहें और कौन से नियम से? वेग स्थिरांक लिखना चाहें हम लोग, या इसका हम लोग क्या लिखना चाहें? रेट लॉ लिखना चाहें, तो रेट लॉ क्या लिखेंगे हम लोग? अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? माइनस डी आर बाई डी टी। ये क्या बताता है? किसी भी अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। यही बता रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। इस कैपिटल जो मैं आर लिखा था इसको मैं क्या मान लिया? यहां पर एक्स मान लिया। एक्स क्या होगा? चाहे वो ए की सांद्रता हो सकती है, बी की सांद्रता हो सकती है या सी की सांद्रता होती है। किसी की सांद्रता में समय के साथ जो घटेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अभिक्रिया की दर। अगर इसी पर हम लोग वेग नियम लगाएं तो वेग नियम क्या लिखाएंगे यहां पर? K इज इक्वल टू ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता, ठीक है। और हमको प्रयोग के बाद पता चला, क्या पता चला? कि ए की सांद्रता को कितना बढ़ाते हैं तो उत्पाद में क्या प्रभाव पड़ता है, बी की सांद्रता को कितना बढ़ाते या घटाते हैं तो उत्पाद में क्या प्रभाव पड़ता है, सी की सांद्रता को कितना बढ़ाते घटाते हैं तो उत्पाद में क्या प्रभाव पड़ता है। और जो प्रभाव पड़ा उसको हमने क्या मान लिया? उसको घात के रूप में पी क्यू आर, ये प्रयोगों के आधार पर हमने निकाला, ठीक है। वो 1% बढ़ाता है, 1 गुना बढ़ाता है, 2 गुना बढ़ाता है या 3 गुना बढ़ाता है, उनको हमने यहां पर क्या मान लिया? पी क्यू आर। और इन्हीं पी क्यू आर को अगर हम लोग जोड़ दें, एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। या आप क्या बोल सकते हो? अभिक्रिया की कोटि R इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? लिख लेते हैं यहां पे। यहां तक सबको समझ आ गया? ये जो घात लगा है उसको हम अगर जोड़ेंगे तो जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू होता है एन, और एन मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि, जो पिछले मैं समझा चुका हूं कि 0 1 2 3 4 ये हो सकता है, ठीक है। ये यहां पर एक चीज और लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि रेट किस पर निर्भर करता है? रेट समानुपाती होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। किसके कॉन्सेंट्रेशन? सांद्रता की। यहां पर मैं हिंदी लिख देता हूं, समानुपाती होता है सांद्रता के। और यहां पर क्या लगी होती है? उसके घात में एन लगा होता है। और एन क्या है तुम्हारा? एन है तुम्हारा अभिक्रिया की कोटि। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू, यहाँ पर के आपको बराबर पता है, समानुपाती को जब भी हटाते हो तब बराबर लेते हो और एक स्थिरांक लेते हो के इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? सांद्रता बटे एन। और ये एन कुछ नहीं है, एन यही है तुम्हारा, जितने अभिकारक आएगा उसकी सांद्रता के ऊपर जो घात लगा होगा उसको आप क्या करोगे? जोड़ोगे तो आपको एन की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? एन की वैल्यू मिलेगा। और यहां पर जो के है वो क्या है तुम्हारा? वेग स्थिरांक है या रेट कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस पे।
अगर n की वैल्यू 1 आएगा तब क्या होगा, n की वैल्यू 2 आएगा तब क्या होगा, n की वैल्यू 3 आएगा तब क्या होगा, 0 आएगा तब क्या होगा, और 0 हाँ आधा आएगा या फ्रैक्शनल आएगा तब क्या होगा। तो पहले पढ़ो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं हम लोग। ये n मतलब आप समझ गए, हमने वैल्यू लिखा और n की वैल्यू आपको 1 मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे देखो N2O2 क्या है तुम्हारा, N2O2 है और इसकी जैसी क्या होता है, विघटन होता है। N2A2 का क्या होता है, विघटन होता है। N2O4 प्लस हाफ O2 में, ठीक है, हाफ O2 में क्या होता है, विघटन होता है। तो क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की दर, सॉरी अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण के पद पर निर्भर करता है। ठीक है, एक पद पर, ठीक है। यहां पर देखो जब इसकी हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ लिखेंगे कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा K क्या है तुम्हारा, ये ऐसा है ना, रेट समानुपाती होता है तुम्हारा K, ये क्या होगा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है। घात में हम लोग n लिखेंगे, ठीक है, इसी को हम लिखेंगे तो यहाँ पर K हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर K हो जाएगा। ये क्या होगा तुम्हारा सांद्रता, और किसकी सांद्रता, ये अभिकारक की, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, घात n, ठीक है। अब यहाँ पर R लगाया हमने, K लगाया, तो हमको पता चलता है जो सांद्रता होता है वो केवल किस पर, एक पद पर निर्भर कर रहा है, केवल इसी के सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा। तो ठीक है, इसको अगर हम दोगुना बढ़ा रहे हैं तो ये जो बनने का प्रोसेस है वो भी क्या हो रहा है तुम्हारा, दोगुना बढ़ रहा है। अगर इसको हम लोग 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो ये बनने का प्रोसेस भी क्या होगा तुम्हारा, 3 गुना बढ़ेगा। इसको हम लोग 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो ये कितना होगा तुम्हारा, 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण के पद पर निर्भर करता है। केवल ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें इसी को तो R इज इक्वल टू K लिखेंगे, और ये जो सांद्रता किसका, N2O2, इसके घात में क्या लिखा रहेगा, 1, और ये 1 क्या है तुम्हारा, N इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्योंकि यहां पर घात में 1 लिखा है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर आता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या आता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगा, N इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, N इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आएगा। कैसे आएगा देखो, H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है, इनका जब अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो 2 मात्रा में HI बनाता है। 2 मात्रा में क्या बनाता है, HI बनाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू K किसके सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, I21, ठीक है। फिर क्या होगा तुम्हारा H21 और I21। कहने का मतलब ये है कि जब इसको 2 गुना बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगा तुम्हारा, 2 गुना बढ़ेगा। यहाँ पर 2 लिखा है तो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी 2 गुना बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि जो जितना बढ़ा उतने का आपने लिखा है। देखो इसके में क्या होता है, 1 बढ़ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो इसको अगर आपने जोड़ोगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 1 धन 1 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, 2 आएगा नहीं आएगा, हेलो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। ठीक है, या अभिक्रिया की कोटि। क्या होगा, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर 2 सांद्रण अंग पर, क्या होता है तुम्हारा, 2 सांद्रण अंग पर या अणुओं से निर्धारित होता है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखूं तो ऐसा भी मिलता है तुमको, 2HI। इसके रिएक्शन में क्या होता है तुम्हारा, H2 और I2 बनता है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया की दर लिखूं R तो आपको मिलेगा K इंटू HI की घात 2। समझ रहे हो, तो यहां पर भी देखो n की वैल्यू 2 है और इन दोनों को जोड़ते हैं तब भी n की वैल्यू 2 आ रहा है, जो किस पर निर्भर करता है,
अभिक्रिया की दर दो सांद्रण अंक पर निर्भर करता है। देखो यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो दो सांद्रण पद पर निर्भर करता है, या दो सांद्रण अंक या दो अणुओं से निर्धारित होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, उसी प्रकार और देखो तृतीय कोटि का अभिक्रिया लिखे। तृतीय कोटि का अभिक्रिया में n इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 3 आएगा। n इक्वल टू 3 आएगा। जैसे 2NO का आपने रिएक्ट किया, सॉरी NO का रिएक्ट किया, रिएक्शन कराया, किसके साथ कराया आपने, O2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना तुम्हारा, क्या बना, 2N2। ठीक है, 2N2। तो लिखो यहां पर अभिक्रिया की दर RK इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, NO के घात 2 लगेगा और ये O2 के घात के ऊपर क्या होगा, 1 लगेगा। अब देखो यहां पर अगर मैं n निकालना चाहूं क्या लिखूंगा, 2 धन 1 इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 3। n की वैल्यू मतलब ये जो घात लगा वो इसको लिखते हैं ना, तो 2 धन 1 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 3। अब बताओ क्या अभिक्रिया की कोटि 3 नहीं आया, आया ना। और ये कैसे निकला था आपको पता है कि इसकी 2 गुना बढ़ाते थे 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी 2 गुना बढ़ाते थे क्या होता है, 2 गुना बढ़ता है। और ये प्रयोगों के आधार पर लिखा गया था। ठीक है, अगर प्रयोगों के आधार पर लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक बोलते हैं। और वेग स्थिरांक पर जो घात लगा होता है उन घातों को जोड़ते हैं तब हमको क्या मिलता है, अभिक्रिया की कोटि मिलता है। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर 3 सांद्रण पदों में क्या होता है, निर्धारित होता है। देखो यहाँ पर 3 आया है, 3 सांद्रण पदों पर क्या होता है, निर्धारित होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, शून्य कोटि का अभिक्रिया n इक्वल टू 0 होगा। कैसे 0 होगा, सुनो। अब जब 2 मात्रा में NH3 लिया जाता है, 2 मात्रा में क्या लिया जाता है, NH3 लिया जाता है, तो ये N2 और 3H2 बनता है, सॉरी 3H2 बनता है। बात को ध्यान से सुनना, क्या होता है, आप अमोनिया की कितनी भी मात्रा ले लो, टेम्परेचर प्रेशर को आप जितना भी बढ़ा लो, टेम्परेचर प्रेशर को आप जितना भी बढ़ा लो, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटता नहीं है। वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नहीं टूटता है। कब टूटेगा, जब इसको आप क्या करोगे, प्लेटिनम के प्लेट के ऊपर रिएक्शन कराओगे तभी क्या होता है, N2H2 में टूटता है। मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर जो आपने उत्प्रेरक उपयोग किया है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कितने समझ आया। आपने अमोनिया लिया हुआ है, इस अमोनिया में अगर मैं प्लेटिनम को हटा दूं तो अमोनिया की टेम्परेचर को आप जितना भी बढ़ा लो, प्रेशर को जितना भी बढ़ा लो, वो N2H2 में नहीं टूटेगा। लेकिन आपने इस सेम रिएक्शन को प्लेटिनियम के प्लेट पर करा दिए, या उत्प्रेरक के रूप में आपने प्लेटिनियम ले लिया, तो तुरंत क्या होता है, तुम्हारा N2H2 में टूट जाता है। कहने का मतलब यह है, यहां पर जो अभिक्रिया की दर है वो अमोनिया की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, ये परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, परिस्थितियों पर। उत्प्रेरक के रूप में जब प्लेटिनम होगा तभी N2H2 में टूटेगा। ठीक है, N2H2 में क्या होगा, टूटेगा। इस कारण यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जब हम अभिक्रिया की दर लिखेंगे K, तो यहां पर हम लिखेंगे N2 या जो भी है NH3 इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिख रहे हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, आप अमोनिया की कितनी भी मात्रा रख लो, उसकी मात्रा आप कितना भी बढ़ा लो, वो N2H2 में नहीं टूटेगा जब तक आप प्लेटिनम का प्लेट नहीं लोगे, या उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम नहीं लोगे। तो यहां पर अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर रहा है, उत्प्रेरक पर निर्भर कर रहा है, न कि अभिकारक की सांद्रता पर। ऐसा कैसे पता चला, प्रयोगों के आधार पर पता चला।
और जब प्रयोगों के आधार पर पता चला तो वहां पर जो वेग स्थिरांक था या जो घात था उसको 0 रखा गया। समझ रहे हो, क्या रखा गया? 0।